नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि घर पे आप स्वस्थ होंगे और कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। और स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कुछ एक स्टूडेंट लापरवाही बरत रहे हैं, हालांकि मैं नाम तो नहीं लूँगा। हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट, मैंने देखा कि अपने जो वीडियोज़ है उस पर व्यू वगैरह बहुत कम आते हैं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप लापरवाही नहीं बरतोगे। और अगर ऐसे लापरवाही बरतोगे तो आप पाप के भागी होगे। और जो पाप के भागी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मैंने आपको यथावत बताया है पीछे की क्लासों में जो अपनी ऑफलाइन क्लासेज चल रही। तो मैं उम्मीद करूँगा आगे से कोई स्टूडेंट लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आप BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आगे से आप अपनी क्लासों को और अपने अध्ययन को निरंतर और यथावत रखेंगे। तो आज हम इटली के एकीकरण के दौरान पढ़ने वाले हैं जो प्लोम्बियर्स समझौता है उसे पढ़ने वाले हैं। ये किस किस के मध्य होता है और इसके पीछे कारण क्या होता है, इस समझौते की जो क्या क्या शर्तें होती। हालांकि अपने जो ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ा सिलेबस है तो ज़्यादा फास्ट नहीं चल पाता है, वो एक अलग बात है। फिर भी आप धीरे धीरे दो चार कदम प्रतिदिन चलते रहो, अपना सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और जिससे क्या है, अपने को समझने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी अच्छा समय मिलेगा। तो आप निरंतर जुड़े रहिए इससे, यही मैं उम्मीद आपसे करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इस समझौते के बारे में। जो बात की जाए, प्लोम्बियर समझौता है। जैसे हम इटली का एकीकरण पढ़ ही रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे की क्लास में जो क्रीमिया का युद्ध पढ़ा था, जो 1854 ईस्वी में होता है। ये युद्ध मुख्यतः किसके मध्य होता है, जो बाल्कन प्रदेशों को लेकर जो रसिया और टर्की के मध्य होता है। और इस युद्ध में टर्की का साथ किसके द्वारा दिया जाता है, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। तो रसिया की ताकत को रोकने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा साथ दिया जाता है। और इटली के एकीकरण में जो यूरोपीय महाशक्तियों का सहयोग किसके द्वारा, केवुर के द्वारा जो लेने का प्रयास किया है। केवुर कौन है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या है, प्रधानमंत्री है। यानी कि जो पिडमांट सार्डिनिया इटली का राज्य है, वहाँ का प्रधानमंत्री है केवुर। ये काफ़ी राजनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ था। इसके द्वारा जो इटली के एकीकरण के लिए किसी न किसी यूरोपीय महाशक्ति के साथ ये मित्रता स्थापित करना चाहता था और उसके सहयोग से इटली का एकीकरण करना चाहता था। ये इसे पता था। इसके द्वारा कहा गया कि हम चाहे न चाहे, लेकिन जो इटली का भाग्य वो फ्रांस के ऊपर निर्भर है। तो इसी तरीके से इसके द्वारा क्रीमिया के युद्ध के दौरान जो 1854 ईस्वी में होता है, उस युद्ध के दौरान जो केवुर के द्वारा, प्रधानमंत्री केवुर के द्वारा बात की जाए तो फ्रांस और इंग्लैंड को बगैर किसी शर्त के जो यहाँ सहायता उपलब्ध करवाई जाती है और 20,000 पिडमांट सैनिक भेज दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो यूरोपीय महाशक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था और उसके आधार पर जो इटली की स्थिति का वर्णन करना चाहता था। यूरोपीय जो मंच पर जो इटली की स्थिति को प्रदर्शित करना चाहता और इसके पीछे जो ऑस्ट्रिया को ये जिम्मेदार मानता था, तो उनके समक्ष ये अपनी बात पहुंचाना चाहता था। तो उसी दौरान इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसके साथ जो इसके साथ है जो धीरे धीरे जो सहयोग की भावना अपनाई जाती है और फ्रांस और इंग्लैंड जो यूरोपीय महाशक्ति है उनके पास जाने का प्रयास किया जाता है। और इसी कड़ी में जो केवुर सफल होता है। और इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे कि नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक है, कौन है, फ्रांस का सम्राट है, और केवुर जो प्रधानमंत्री है, कहाँ का, पिडमांट सार्डिनिया का। इन दोनों के मध्य ये जो प्लोम्बियर समझौता होता है 1858 ईस्वी में। और इसमें जो क्या क्या शर्तें होती है समझौते, ये एक तरीके से गुप्त समझौता होता है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो केवुर के द्वारा कहा गया कि सबसे बड़ी बाधा इटली के एकीकरण में कौन है, ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर धकेलने के लिए और ऑस्ट्रिया को इटली से हटाने के लिए जो केवुर के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे। और केवुर के द्वारा यूरोप की अन्य महाशक्तियों का सहयोग भी लेने का प्रयास किया जा रहा था। इसी कारण इसके द्वारा जो ये क्या किया जाता है, फ्रांस के नज़दीक जाता है और फ्रांस से जो संधि और समझौता ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर करने के लिए किया जाता है। अब इन दोनों के मध्य किस तरीके से समझौता होता है और इन दोनों के मध्य क्या क्या जो शर्तें रखी जाती है।
जैसा कि हमने देखा कि ये नेपोलियन तृतीय है, जो इसको पता था केवुर को कि नेपोलियन तृतीय के जो सहयोग के बगैर इटली का एकीकरण संभव नहीं है। नेपोलियन तृतीय ये भी माना जाता था कि ये इटली से संबंध रखता था, इटली के राजवंश का, जो इटली वंश का जो इनकी रगों में खून दौड़ता था, और इटली से कोई न कोई संपर्क भी इसका था। इटालियन परिवार से संपर्क रखता था। ये जो कहाँ का राष्ट्र जो शासक है, फ्रांस का शासक है ये तुम्हारे। तो अब केवुर इसकी सहायता से क्या करना चाहता था, जो इटली का एकीकरण करना चाहता था और ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होना चाहता था। उसी दौरान जो इटालियन परिवार से संबंधित था, तो इससे उम्मीद भी थी जो केवुर को। उसी दौरान जो केवुर के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जैसा कि क्रीमिया के युद्ध के दौरान बगैर शर्त इसके द्वारा सहायता दी जाती है और इनकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और उसी कड़ी में ये सहानुभूति प्राप्त करने में सफल भी होता है। अब केवुर के द्वारा क्या किया जाता है कि फ्रांस की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि जून 1858 ईस्वी की बात है, ये फ्रांस का जो सम्राट है नेपोलियन तृतीय, ये गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जो प्लोम्बियर्स नामक क्षेत्र है, ये प्लोम्बियर्स इसी कारण इस जगह ये समझौता होता है, इसी कारण ये प्लोम्बियर्स समझौता कहलाता है। तो ये जो छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वहाँ आया हुआ था, और उसी दौरान इससे मिलने के लिए बगैर निमंत्रण के केवुर पहुँच जाता है, क्योंकि केवुर को विश्वास था कि फ्रांस के सहयोग से ही जो इटली से बाहर किसको, ऑस्ट्रिया को निकाला जा सकता है, और ये वहाँ पहुँच जाता है केवुर। अब इन दोनों के मध्य जो समझौता होता है, गुप्त समझौता, वही समझौता क्या कहलाता है, प्लोम्बियर्स समझौता कहलाता है। ये इनके मध्य जो 21 जुलाई 1858 ईस्वी को जो केवुर और नेपोलियन तृतीय के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? नेपोलियन तृतीय और केवुर। नेपोलियन तृतीय तो फ्रांस का क्या है, सम्राट है, शासक है, और ये केवुर पिडमांट सार्डिनिया का क्या है, प्रधानमंत्री है। पिडमांट सार्डिनिया के जो शासक का क्या नाम है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसका प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच में जो गुप्त मंत्रणा होती है, गुप्त बातचीत होती है, और इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। समझौता किस बात को लेकर होता है? ऑस्ट्रिया को लेकर ही होता है कि अगर किन परिस्थितियों में इस समझौते की क्या क्या शर्तें होती है, उनका जिक्र हम करते हैं। नेपोलियन थर्ड द्वारा ये आश्वासन दिया गया, किसको, जो केवुर को आश्वासन दिया गया, अगर ऑस्ट्रिया का आक्रमण होता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, तो उन परिस्थितियों में जो नेपोलियन थर्ड है किसका साथ देगा? नेपोलियन थर्ड ने वचन दिया कि वह किसका, पिडमांट सार्डिनिया का साथ देंगे, यानी केवुर का साथ देंगे। ये बात इसके द्वारा जो वचन दिया जाता है नेपोलियन तृतीय के द्वारा। और उसके अलावा जो इसके बदले में मिलेगा क्या, अगर हमने आपका साथ दिया तो इसके बदले में फ्रांस को पिडमांट सार्डिनिया की तरफ से जो निस और सेवाई का क्षेत्र, निस किसी क्षेत्र का नाम है, भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, छोटे छोटे प्रांत है राज्यों में स्थित, वहाँ के क्षेत्रों का नाम है। तो ये निस और सेवाई का क्षेत्र बोले, ये किसको मिल जाएगा? ये जो इसको फ्रांस को मिल जाएगा, अगर फ्रांस किसकी, पिडमांट और सार्डिनिया की सहायता करेगा। और उसके अलावा जो लोम्बार्डी और वेनेशिया है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये किसको मिल जाएगा? वह कुछ अन्य प्रदेश है, ये जो इसको मिल जाएंगे, पिडमांट और सार्डिनिया को मिल जाएंगे। ये जो इनके बीच में समझौता हो जाता है सर्दी की, एक तो अगर अचानक से युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और पिडमांट सार्डिनिया के बीच में, तो फ्रांस किसका साथ देगा? फ्रांस पिडमांट सार्डिनिया का ही साथ देगा। इसके बदले में निस और सेवाई का क्षेत्र उसे मिल जाएगा, ये समझौता हो जाता है। और उसके अलावा जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र, जिस पे किसका अधिकार है, अभी जो ऑस्ट्रिया का अधिकार है, उस क्षेत्र को किसे दे दिया जाएगा? उस क्षेत्र को जो पिडमांट सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। ये समझौता होता है। उसके अलावा जो एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, अम्ब्रिया और टस्कनी का जो क्षेत्र है, उन दोनों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाएगा। और जिसका शासक कौन होगा? जिसे शासक की अगर बात की जाए तो नेपोलियन तृतीय का जो भाई है, नेपोलियन तृतीय का भाई जेरोम बोनापार्ट होगा, उसको शासक बना दिया जाएगा और एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा। ये समझौता होता है किसके बीच में? केवुर और नेपोलियन तृतीय के बीच में। उसके अलावा जो इटली के 3 राज्य हैं, उनकी स्थिति को यथास्थिति रखा जाएगा। अगर बात की जाए तो वही यथास्थिति बनी रहेगी, जिसमें एक तो नेपिल्स का राज्य है, और एक सिसिली का राज्य है, और एक पोप का राज्य है, जिसकी राजधानी कौन सी? रोम है। तो ये पवित्र पोप का राज्य है। इन तीनों की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये समझौता किसके बीच में होता है? केवुर और नेपोलियन तृतीय के बीच में होता है। और उसके अलावा बात की जाए तो और इनके बीच में जो बात होती है,
तो ये बात होती है कि इटली को 4 राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। इटली को 4 राज्यों में, एक तो नेपल्स बन गया, सिसिली बन गया और पोप का राज्य, और चौथा राज्य कौन सा हो गया, पिडमांट और सार्डिनिया का राज्य। पिडमांट सार्डिनिया का राज्य, जहाँ का मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री केवुर है। ये 4 राज्यों में इटली को विभाजित करके इसका एक संघ का निर्माण कर दिया जाएगा, ये समझौता होता है। और उसके अलावा जो विक्टर इमैनुअल तृतीय, जो पिडमांट सार्डिनिया का शासक, उसकी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया जाएगा, जेरोम बोनापार्ट के साथ कर दिया जाता है। ये समझौता इनके बीच में हो जाता है। हालांकि विक्टर, जो बात की जाए, केवुर कतई नहीं चाहता था कि इटली के टुकड़े हो जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में जो फ्रांस का साथ चाहने के लिए, ताकि फ्रांस को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर दिया जाए, तो इन परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए जो केवुर के द्वारा इस शर्त को स्वीकार कर लिया जाता है, इस समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस का साथ चाहता था, इसीलिए केवुर के द्वारा इसे स्वीकार, परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए प्लोम्बियर समझौते के बारे में जाना है। प्लोम्बियर समझौता क्या होता है, जो क्रीमिया युद्ध के पश्चात जो बात की जाए इटली के द्वारा यूरोपीय महाशक्ति फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता प्राप्त करने का और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसी क्रम में जो ये प्लोम्बियर समझौता किसके बीच में होता है, जो प्रधानमंत्री केवुर पिडमांट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री है और ये नेपोलियन तृतीय, बात की जाए फ्रांस का सम्राट होता, राजा होता है, इनके बीच में ये प्लोम्बियर समझौता होता है, जिसके तहत कई शर्तें रखी जाती है और इनके बीच में ये गुप्त वार्तालाप होता है कि जो उसी दौरान जो एक समझौता होता है, जिसके तहत इनके द्वारा ये समझौता किया जाता है कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है तो नेपोलियन तृतीय किसका साथ देगा, नेपोलियन तृतीय जो पिडमांट सार्डिनिया का साथ देगा। ये दोनों के बीच में गुप्त मंत्रणा होती है। गुप्त मंत्रणा के तहत उस युद्ध में साथ देने की एवज में जो इसकी तरफ से पिडमांट सार्डिनिया की तरफ से इसे निस और सेवाई का क्षेत्र दे दिया जाएगा। और उनके बीच में अगर बात की जाए तो निस और सेवाई का प्रदेश फ्रांस को मिल जाएगा। लोम्बार्डी वेनेशिया का क्षेत्र है जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है, ये क्षेत्र किसे मिल जाएगा, ये क्षेत्र जो पिडमांट सार्डिनिया को मिल जाएगा। और अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण होगा, जिसका शासक जो नेपोलियन तृतीय का भाई होगा। कौन, नेपोलियन तृतीय का भाई जो जेरोम बोनापार्ट होगा। उसके अलावा नेपल्स, सिसिली व पोप के राज्यों की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इनमें बिल्कुल किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और इटली को 4 राज्यों में विभाजित करते हुए एक संघ का निर्माण कर दिया जाएगा, जिसमें नेपल्स है, सिसिली है, पोप का राज्य है और पिडमांट सार्डिनिया का राज्य है। ये जो इसके द्वारा केवुर के द्वारा नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि केवुर कतई इटली का विभाजन नहीं चाहता था, वह तो इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसके द्वारा सहायता प्राप्त करना, किसकी, फ्रांस की सहायता प्राप्त करना इसका जो मुख्य समझौता था। और इसे प्लोम्बियर समझौता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लोम्बियर समझौता है जो इस प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर होता है, किसके बीच में, नेपोलियन तृतीय गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आता है और केवुर जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच में जो गुप्त वार्तालाप होता है, जिसके तहत इनके बीच में ये समझौता हो जाता है, इसीलिए ये प्लोम्बियर समझौता कहलाता है। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की आपकी सुझाव और राय हो, वह आमंत्रित आप निसंकोच जो पहुँचा सकते हो। और आप अपने अध्ययन को सुचारू रखना, यही आपसे उम्मीद है। और बाकी स्टूडेंट, मुझे पता है कि 3rd ईयर के स्टूडेंट वाकई में काफ़ी सिंसियर और मैच्योर स्टूडेंट है, ये ऐसी लापरवाही आगे से नहीं करेंगे। क्योंकि आपके जो व्यूज़ वगैरह आते हैं उसके आधार पर मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। निरंतर कुछ दिनों से जो आपके व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, इसका मतलब सभी स्टूडेंट बराबर क्लासें नहीं ले रहे। तो मैंने ये भी कहा था आपको कि बाकी किसी का एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन BA 3rd ईयर के एग्ज़ाम 100% होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अध्ययन को सुचारू रखिए और अपने घर पर जो रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।